गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सारे? आई होप एवरीबडी विल बी फाइन। और जहाँ तक हमारे आज के टॉपिक की बात है तो वो है रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी, या इन सिंपल वर्ड्स डिसीजन मेकिंग थ्योरी। डिसीजन मेकिंग थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, बाकी थ्योरीज़ की तरह। और जहाँ तक इस थ्योरी की बात है, इन जनरल जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है कहीं भी, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उसमें डिसीजंस लेने ही पड़ते हैं और लिए भी जाते हैं। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, इट इज़ ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। और ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ये प्लूरल एक्टिविटी होती है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व बहुत सारे लोग होते हैं, टीम होती है, मैनेजमेंट में एक टीम होती है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स होते हैं। तो इट इज़ अ जॉइंट एफर्ट, और इसको हम प्लूरल एक्टिविटी भी कह सकते हैं। और जब कोई डिसीजन लिया जाता है तो इसका मतलब है कंक्लूजन पे आ जाना। और जो भी कोई एक्शंस लिए जाते हैं वो होते हैं डिसीजन आउटकम्स। जहाँ तक हर्बर्ट साइमन की बात है, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, कंडेम किया जो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी, चाहे वो जो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी जिनमें सेंट्रलाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, हिरार्की एट्सेट्रा बहुत सारी प्रिंसिपल्स आती थी। इनको साइमन ने क्रिटिसाइज़ किया और इनका नाम दिया मियर प्रोवर्ब्स। और जहाँ तक डिसीजन मेकिंग की बात है, हर्बर्ट साइमन ने डिफ्रेंशिएट किया है इसमें दो तरीके के डिसीजन प्रोमाइजेज में। एक है फैक्चुअल प्रोमाइजेज और दूसरा है वैल्यू प्रोमाइजेज। फैक्चुअल प्रोमाइजेज वो डिसीजन प्रोमाइजेज है जिनको हम वैलिड देखने के लिए, इनकी वैलिडिटी देखने के लिए टेस्ट करते हैं। और ये जो फैक्चुअल प्रोमाइजेज होते हैं इनमें हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स या चॉइसेस अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो दूसरा है वैल्यू प्रोमाइजेज, न तो हम उनकी वैलिडिटी देख सकते हैं और न ही हम उनको टेस्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें अवेलेबल क्या होते हैं, वहाँ पर हमें एंड्स ऑफ एक्शन, एंड्स अवेलेबल होते हैं। तो फैक्चुअल प्रोमाइजेज में हमें चॉइस ऑफ मीन्स होती है और वैल्यू प्रोमाइज में हमें चॉइस ऑफ एंड्स होती है। और जो एम होता है डिसीजन मेकिंग का, रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी का जो एम है अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन, और इन जनरल वी कैन से, इसका जो मकसद होता है टू मेंटेन इफ़िशिएंसी एंड इकोनॉमी मेंटेन रहे, परफॉर्मेंस मेंटेन रहे, इंटरनल स्टेबिलिटी रहे, कोऑर्डिनेशन और हार्मनी और यूनिटी आपस में रहे बिटवीन सबॉर्डिनेट्स एंड सुपीरियर और सुपरवाइजर एंड हिज वर्कर्स। और जो एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम है, एक्सटर्नल बैलेंस है फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी मेंटेन रहे। या एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन रहेगा? व्हेन योर सिस्टम इज रेस्पॉन्डिंग टू द पब्लिक ग्रीवेंसेस इन अ पॉजिटिव मैनर। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जहाँ तक डिसीजन मेकिंग की बात है, इन ऑर्डर टू मेक द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टेंटली। इफ़िशेंसी ज़रूरी है, परफॉर्मेंस ज़रूरी है, इंटरनल स्टेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन और हार्मोनी ज़रूरी है। और आपने बैलेंस रखना है बाहर के एनवायरनमेंट से, जब आपका सिस्टम रेस्पॉन्स स्टिमुलाई दे रहा होगा पब्लिक ग्रीवेंसेस को। इसके बाद आते हैं स्टेजेस। जो डिसीजन मेकिंग में स्टेजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन, देयर आर 3 स्टेजेस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो पहला स्टेज है दैट इज़ इंटेलिजेंस एक्टिविटी। इंटेलिजेंस एक्टिविटी में आप क्या करते हो? सेंस, स्कैन करते हो, सेंस फील करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, या आप पाते हो कहीं पर कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इज़ देयर, और आप उसको देखते हो, गौर करते हो उस पर, वेदर हेयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द सिस्टम और नॉट, कहीं पर किसी भी लेवल की प्रॉब्लम है कि नहीं, वो आप देखते हो और उसके लिए आप एक्टिवेट रखते हो अपनी इंटेलिजेंस विंग को। उसके बाद जो दूसरा स्टेज होता है दैट इज़ डिज़ाइन एक्टिविटी। आप कुछ बनाते हो, जब आप प्रॉब्लम देखते हो, प्रॉब्लम को आप फाउंड करते हो, उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप ऑप्शंस ढूंढते हो, आप ऑप्शंस को जानने की कोशिश करते हो, इनके सर्च में लगते हो कि हमें ऑप्शंस या अल्टरनेटिव्स जो भी मिलेंगे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो आप ढूंढते रहते हो दूसरे स्टेज में, दैट इज़ डिज़ाइन एक्टिविटी। उसके बाद जो तीसरा स्टेज है दैट इज़ चॉइस एक्टिविटी। चॉइस एक्टिविटी में आप क्या देखते हो? अब आपने अल्टरनेटिव्स भी ढूंढ लिए हैं, इन अल्टरनेटिव्स के बाद आप क्या करते हो? सिलेक्शन ऑफ सोल्यूशन। आप इन अल्टरनेटिव्स में से किसी एक सोल्यूशन को चूज़ करते हो जो आपको बेस्ट लगेगा, चूजिंग बेस्ट वन फॉर मेंटेनिंग बेनिफिट्स। तो पहले में आप इंटेलिजेंस एक्टिविटी, आप प्रॉब्लम को देखते हो कहीं पर,
इंटेलिजेंस विंग्स, आप इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करते हो। इंटेलिजेंस एक्टिविटी से आप प्रॉब्लम को ढूंढ लेते हो। देन डिज़ाइन एक्टिविटी, आप बहुत सारे अल्टरनेटिव्स ढूंढ लेते हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो डिज़ाइन एक्टिविटी में होता है। और जो तीसरा स्टेज है चॉइस एक्टिविटी, इन सारे अल्टरनेटिव्स जो आप डिज़ाइन एक्टिविटी में देते हो उनमें से आप बेस्ट चूज़ करते हो, और दैट इज़ चॉइस एक्टिविटी। तो ये 3 स्टेजेस है इन डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन। And for acronym to remember these very 3 stages of decision making is IDC, I don't care. I for intelligence activity, D for design activity and C for choice activity. उसके बाद जो हर्बर्ट साइमन है उन्होंने ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस और सिट्रस दिया है वो उन्होंने इनफॉर्मल नेटवर्क्स को दिया है, इनफॉर्मल चैनल्स को दिया है रादर देन फॉर्मल नेटवर्क्स और फॉर्मल चैनल्स। फॉर एग्जांपल एक सिस्टम में होता है मैनेजर और उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, तो वहाँ पर वो इन ऑल डायरेक्शंस कम्युनिकेट नहीं कर सकते। वहाँ पर ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन होती है दैट इज़ यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम टॉप टू डाउन। लेकिन जो इनफॉर्मल नेटवर्क्स होते हैं, चाहे वर्किंग ग्रुप हो, फ्रेंड सर्कल हो, फैमिली हो, वहाँ पर हम कभी भी कोई भी बात किसी भी डायरेक्शन में बोल सकते हैं। तो किसी भी डायरेक्शन में हम बात कर सकते हैं। लेकिन जो फॉर्मल नेटवर्क्स होते हैं वहाँ पर आपने एक ऑर्डर के हिसाब से अंडर अ सुपरवाइज़र रहना होता है और आपने फॉलो करनी होती है डिक्टेट्स एंड डायरेक्शंस फ्रॉम द टॉप लेवल बॉडी। तो साइमन ने यहाँ पर वैल्यू और इम्पॉर्टेंस ज़्यादा इनफॉर्मल नेटवर्क्स को दी है एज फार एज कम्युनिकेशन इज़ कंसर्न्ड। और जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन 2 बेसिक एलिमेंट्स है हर एक एडमिनिस्ट्रेशन के, स्ट्रक्चरल अप्रोच एंड वैल्यू फ्री अप्रोच। जहाँ तक स्ट्रक्चरल अप्रोच है, आपका स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे वो डेविड ईस्टन और एलमोंट पावेल का वो सिस्टम एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच था, सेम इज़ द केस हियर। स्ट्रक्चरल अप्रोच, आपका स्ट्रक्चर कैसा है। पॉलिटिकल इनपुट्स एंड आउटपुट्स, आप इनपुट्स लेते हो तो इनपुट्स जब आप लेते हो तो आप आउटपुट्स क्या देते हो, और आपके आउटपुट्स को पब्लिक फीडबैक क्या रहता है, वेदर यूर सिस्टम इज़ रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली टू दी पब्लिक रिस्पॉन्सेज और नॉट। अगर आपका सिस्टम पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है तो आपको पॉजिटिव ही फीडबैक आएगा बाहर के एनवायरनमेंट से इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक फीडबैक, और वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स की वजह से आपका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहता है। एंड नंबर 2 इज़ वैल्यू फ्री अप्रोच, आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ आप ज़्यादा बायस्ड नहीं रहते हो। तो एक तो आप अनबायस्ड रहते हो एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप वैल्यू फ्री अप्रोच को मेंटेन करते हो, दूसरा अगर आप स्ट्रक्चरल अप्रोच को मेंटेन करते हो तो आप सिस्टम में रह के इनपुट्स यूज़ करके आउटपुट्स अच्छे देते हो जिनके लिए फिर आपको पब्लिक का पॉजिटिव फीडबैक आता है। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच एंड वैल्यू फ्री अप्रोच आर द 2 बेसिक एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन इन एनी एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद जो है नेचर ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग। और सबसे पहला जो फीचर है, जब हमने फैक्चुअल प्रीमाइज एंड वैल्यू प्रीमाइज पढ़े तो वहाँ फैक्चुअल प्रीमाइज में मीन्स होते थे और वैल्यू प्रीमाइज में हमें एंड्स हासिल होते थे। तो यहाँ पर जो पहला ही फीचर है दैट इज़ मीन्स एंड्स लॉजिक। वेल बिगनिंग इज़ हाफ डन, ये वेल बिगनिंग आप कब करेंगे अच्छी, जब आपके पास अच्छे चॉइसेस, अच्छे अल्टरनेटिव्स और ऑप्शंस होंगे, अच्छे मीन्स होंगे। तो मीन्स एंड्स लॉजिक सिलेक्टिंग बेस्ट मीन्स टू रीच एंड और गोल, आप अपने मकसद को, अपने मकासद को आप तभी अच्छे से हासिल करेंगे जब आपके पास अच्छे ऑप्शंस होंगे। दैट इज़ व्हेन यू आर मेंटेनिंग, व्हेन यू आर यूटिलाइजिंग योर गुड मीन्स, आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू अचीव योर एंड्स और गोल्स। और जो दूसरा है दैट इज़ वैल्यू फैक्ट डिकोटॉमी, 2 phases, value fact dichotomy, value premises and fact premises. Selection of goal or end are based on जो सिलेक्शन ऑफ गोल और एंड होती है वो वैल्यू जजमेंट पे बेस्ड होती है, क्योंकि वैल्यू प्रीमाइज में हमने देखा है वहाँ अवेलेबल होते हैं चॉइस ऑफ एंड्स, लेकिन जो चॉइस ऑफ मीन्स होती है वो फैक्चुअल प्रीमाइज में हासिल होती है। सो जो वैल्यू जजमेंट है यहाँ पर हमने गोल हासिल होता है या एंड हासिल होते हैं, लेकिन जो फैक्चुअल जजमेंट होता है वहाँ पर हमने मीन्स अवेलेबल होते हैं, हम मीन्स को चूज़ कर सकते हैं वहाँ पर फैक्चुअल जजमेंट में। सो जो हमने डिसीजन लेने होते हैं तो हमने ज़्यादा पर बेस्ड रहना पड़ता है किस पे, मीन्स पे। और मीन्स हमें कहाँ से हासिल होते हैं, फैक्चुअल प्रीमाइजेस से, फैक्चुअल जजमेंट से। सो डिसीजन चूजिंग अल्टरनेटिव शुड बी बेस्ड ऑन फैक्चुअल जजमेंट्स। तो वैल्यू फैक्ट डिकोटॉमी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है दैट इज़ फैक्चुअल जजमेंट और फैक्चुअल प्रीमाइजेस। वाई? बिकॉज इन फैक्चुअल जजमेंट्स और फैक्चुअल प्रीमाइजेस
choice of means is available to us, and when we are going to utilize the best means, only then हमें क्या हासिल हो सकता है, our end or goal at the end of the day. इसके बाद जो डिसीजंस होते हैं, these can be programmed decisions. जो प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं वो रोज़ रूटीन, एक तो हम रोज़ वो लेते हैं, दूसरा वो रिपीटेटिव भी होते हैं, अच्छी तरह ऑर्डर में होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं, क्लियर होते हैं वो, और वो ज़्यादातर लोअर लेवल पे लिए जाते हैं. लेकिन जो नॉन प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं वो एक तो हायर लेवल पे लिए जाते हैं और उनका कोई ऑर्डर नहीं होता है और ना ही वो ज़्यादा क्लियर होते हैं. इसके अलावा जो डिसीजन मेकिंग में मैंने आपको बताया, हर्बर्ट साइमन के मुताबिक, एज पर हर्बर्ट साइमन, there are 3 stages in decision making process and those stages I already discussed to you. उसमें IDC है, I don't care, इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिज़ाइन एक्टिविटी एंड चॉइस एक्टिविटी. सो हर्बर्ट साइमन के हिसाब से 3 स्टेज है डिसीजन मेकिंग के, हैरोल्ड लैसवेल के हिसाब से 7 स्टेजेस है, और हुडसन के हिसाब से 12 स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग आर देयर. और जो एक्सपोनेंट्स हैं डिसीजन मेकिंग के, जो मेन एक्सपोनेंट है वो हर्बर्ट साइमन है. बाकी जो एक्सपोनेंट्स हैं रिचर्ड सिंडर, जेम्स मार्श, H.W. ब्रूक एंड B. स्पेन, ये एक्सपोनेंट्स है डिसीजन मेकिंग के. और जो असरअंदाज हुए हैं या जो इम्पैक्ट फैक्टर रहा है हर्बर्ट साइमन पे, उस पे हर्बर्ट साइमन पे किसका इन्फ्लुएंस रहा है, MP फोलेट का रहा है, एल्टन मायो का रहा है, और चेस्टर बर्नैड की जो बुक है द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, उसका भी इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस रहा है हर्बर्ट साइमन पे. और जहाँ तक हर्बर्ट साइमन का कंट्रीब्यूशन है, हर्बर्ट साइमन का जो कंट्रीब्यूशन है अलॉन्ग विद डिसीजन मेकिंग थ्योरी, उसने जो नोबेल प्राइज़ हासिल किया, ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स इन 1978, जो उसने एक अच्छा रिसर्च का कारनामा अंजाम दिया था डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के रिलेटेड एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में. लेकिन वो जो नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स इन 1978 हर्बर्ट साइमन को दिया गया, वो उसकी एक पब्लिकेशन है 1947 की, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर. उसके लिए वो नोबेल प्राइज़ उनको 1978 में दिया गया. और उसकी एक और किताब जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर से पहले आई, दैट इज़ प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1946. तो ये 2 इंपॉर्टेंट किताबें हैं हर्बर्ट साइमन की, प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1946 एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947. And Herbert Simon was awarded this Nobel Prize in Economics in 1978 for his work on administrative behavior of 1947.